हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह जो हमने सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है, इसका यह 5वां वीडियो होगा। इससे पहले एक प्लेलिस्ट बना दी है सामान्य विज्ञान की, उसमें हमने जो 4 वीडियो बनाए हैं उसी में वो चारों वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं। और आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। सामान्य विज्ञान नामक जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़े होंगे, तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को छूट गए हैं तो आप लोग कवर कर सकें। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो देखिए, जी किरणों, यहाँ पर स्मॉल जी की बात की गई है। जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय जो किरणें होती हैं उनमें जो है किस प्रकार का आवेश होता है। तो जो गुरुत्वीय किरणें होती हैं उनमें किसी ही प्रकार का आवेश नहीं होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो देखिए, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की जो विधि है उसका उपयोग जो है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जीवाश्म जो होते हैं, पुरातन जीवाश्म, उनकी आयु का जो है पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये सवाल याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो सारा रक्त होता है वह एक अंग होता है वृक्क। मानव शरीर में जिसे किडनी भी कहते हैं, तो वृक्क नामक जो अंग पाया जाता है उसी के माध्यम से जो है मानव शरीर का जो है सारा रक्त शुद्ध होता है। और यहीं से जो है रक्त में जो है सारी अशुद्धियाँ जो होती हैं रक्त में वह निकाल ली जाती हैं और शुद्ध रक्त छान के जो है शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो शरीर में जो है सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो वृक्क। ये सवाल महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं 2 बार इसको पढ़ के आप लोगों को सुना दिया हूँ। अगले सवाल की ओर जाते हैं, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोफाइट जो होते हैं जलीय पौधे, जलीय पौधों को जो है हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो जल में जो उगने वाले पौधे हैं उन्हें जो है हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रो शब्द जहाँ भी है उसका संबंध जल से ही होता है। तो ज़्यादातर अगर हाइड्रो शब्द कहीं आता है तो जल से संबंधित जो भी ऑप्शन है आप लोग उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं तुक्का मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो ये सवाल हाइड्रोफाइट्स जो है जलीय पौधों को कहते हैं। तो देखिए, अगले सवाल की ओर जाते हैं, 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, 2 समांतर दर्पण हो, उनके बीच अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो वस्तु के जो है अनंत प्रतिबिंब, इनफाइनाइट, जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती है, इतने सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो 2 समांतर दर्पण हो या 2 समांतर दर्पण हो, 2 समतल दर्पण हो, उनके बीच में जो अगर कोई वस्तु जो है रख दी जाती है उसके बीच, तो जो है जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, उनको गिना नहीं जा सकता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो देखिए, 2 समांतर दर्पणों के बीच जो रखी हुई वस्तु होते हैं उसके तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं आपको। लेकिन 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें जो है जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है, पहले प्रतिबिंब का दूसरा प्रतिबिंब बनता है, वह सबसे अधिक चमकीला होता है। तो यह बात इस तरह तौर पर भी याद रखिएगा आप लोग। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है। तो देखिए, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण यह है कि तेल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा कम होता है। तो देखिए, आप हमेशा देखते हैं कि क्या नाम से, अगर पानी में जो है तेल डाल दिया जाता है, सरसों का तेल हो और आलमंड ऑयल हो या मूंगफली का तेल हो, किसी का भी तेल हो, अगर हम डाल देते हैं पानी के ऊपर तो वह ऊपर तैरने लगता है। इसका जो मुख्य कारण होता है कि जो तेल होता है उसका पृष्ठ तनाव जो है पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, पेंसिल का लेड होता है। तो देखिए, जो पेंसिल होती है जिसका लिखने के काम में आती है, जिसको हम बच्चे होते हैं छोटे पढ़ने लिखने के लिए काम आते हैं। तो देखिए, जो पेंसिल का लेड होती है, जो पेंसिल के बीच में लकड़ी के अंदर जो भरी हुई होती है बीच में, तो पेंसिल की लेड जो है ग्रेफाइट से बनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो पेंसिल की लेड ग्रेफाइट से बनी होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो देखिए, सड़क पे जो है घर्षण की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सड़क पर हम जो है आसानी से चल पाते हैं। जबकि बर्फ़ की बात की जाए तो बर्फ़ में घर्षण बल जो है बहुत कम काम करता है। इसी के लिए हम बर्फ़ों में चलने के लिए 2 डंडियाँ ले लेते हैं तभी चल पाते हैं। खाली पैरों से हम चलेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि घर्षण की कमी हो जाती है। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा जो स्कीइंग की जाती है,
जो बर्फ़ पे राइडिंग की जाती है तो 2 डंडियाँ लिए रहते हैं जो भी खिलाड़ी होते हैं या लोग होते हैं बर्फ़ में चलने के लिए। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए ही जो है वो 2 डंडियाँ लिए रहते हैं। सवाल सीधा सा यह है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन इसलिए है क्योंकि बर्फ़ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो देखिए जो लोलक घड़ियाँ हैं वो गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती हैं कि लोलक की जो है लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। देखिए जब भी गर्मी पड़ती है तो लोलक की जो घड़ी होती है वह धातु से बनी होती है ज़्यादातर। तो धातुएं जो है गर्मियों में जो है थोड़ी सी खिंचाव महसूस करती हैं। आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरियों में बीच बीच में जगह छोड़ी जाती है, वो इसलिए छोड़ी जाती है कि गर्मियों के समय जो है पटरियाँ थोड़ा सा फैल जाती हैं गर्म की वजह से। तो इसी तरह यही नियम इसमें भी लागू होता है कि जो लोलक की जो है लंबाई जो है गर्मियों में बढ़ जाती है, इस कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है जिससे जो है घड़ी सुस्त प्रतीत होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो देखिए आप भूतल पे जो है पानी गर्म करेंगे तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी गर्म होगा और यही इसका क्वथनांक भी होता है पानी का। लेकिन अगर किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है। इसके कारण जो है पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी उबलने लगता है। वायु दाब की स्थिति ज़मीन पर जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ऊंचे स्थानों पर कम हो जाती है। इसी के कारण जो है पानी का जो है क्वथनांक बिंदु थोड़ा सा घट जाता है। इसलिए ऊंचे स्थानों पर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर भी पानी उबल जाता है। तो वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण जो है ऐसा होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पीतल मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल एक मिश्र धातु है, एक प्योर धातु नहीं है। तो पीतल जो है मिश्र धातु है, वह जस्ता और तांबा जो शुद्ध धातुएं होती हैं, जो मेटल होते हैं, उनको जो है मिला दिया जाता है, तब जा कर के एक पीतल जो मिश्र धातु है तैयार हो जाती है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो जस्ता और तांबा के मिश्रण से तैयार होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो देखिए गैसों का जो दाब है उसको ज्ञात करने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसका नाम मैनोमीटर होता है। तो मैनोमीटर का जो है काम होता है गैसों के दाब को मापना। तो गैसों के दाब की माप जो है मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है और इससे जो है 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका जो नाम है ध्रुव है। तो सबसे पहला सवाल तो आप लोग यही याद रखिए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ट्राम्बे में है, महाराष्ट्र में। और इसके जो 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर है, 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर जो स्थापित किया गया था उसका नाम जो था ध्रुव था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किससे में बदलता है? तो देखिए जो अग्न्याशयी रस होता है जो हमारे भोजन को जो है शरीर में जो पहुंचता है भोजन उसको पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अग्न्याशयी रस में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन होते हैं, प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलते हैं? तो देखिए जो अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन होता है मुख्य रूप से, वह प्रोटीन या पेप्टोन को जो है छोटे पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो यह सवाल और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन होता है और वह प्रोटीन या पेप्टोन को जो है छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मनुष्य में दाद रिंगवर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो देखिए मनुष्य में जो है दाद जो रोग होता है रिंगवर्म होता है, तो इसका जो वाहक है कवक होता है और कवक जो होता है जिस कवक के कारण होता है उसका नाम जो है माइक्रोस्पोरम। तो कभी सवाल बनता है कि जो दाद होता है किसकी जो है वजह से होता है? तो कवक की वजह से फैलने वाला रोग है दाद। और दाद का जो कवक है रोग कारक है कवक का, उसका नाम जो है माइक्रोस्पोरम। कवक के जो है संक्रमण से ही जो है दाद जो है रोग फैलता है मानव में। अगले सवाल की ओर जाते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो देखिए स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी के अभाव में जो है मानव में फैल जाता है और इसमें जो है शक्ल में जो है चकत्ते पड़ने लगते हैं, होंठ फटने लगते हैं और शरीर में लंबे लंबे चकत्ते पड़ जाते हैं, रूखी सूखी त्वचा हो जाती है। तो यही स्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी के जो प्रचुर स्रोत होते हैं उसमें आंवला का नाम प्रथम पे आता है। उसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं वह विटामिन सी के प्रचुरतम स्रोत हैं। तो विटामिन सी के प्रचुरतम स्रोत जो है खट्टे फल हैं और आंवला है। और स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के अभाव के कारण हो जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं।
सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए जो पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है वह ऑस्मियम है। ऑस्मियम एक धातु है जो सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो देखिए विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी धातु है। तो चांदी जो धातु है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। यह सवाल तो 10 बार 50 बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। इसको फिर से मैं एक बार लोग बता देता हूँ, स्मरण रखिएगा। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो देखिए कार्नेलाइट जो होता है वो पोटेशियम का अयस्क होता है। पहला सवाल तो यही हो जाता है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो पोटेशियम का अयस्क है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है KCl MgCl2 6H2O। फिर से देख लेते हैं, KCl MgCl2 6H2O कार्नेलाइट का सूत्र है जो कि पोटेशियम का अयस्क है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो देखिए यूरेनियम जो होता है परमाणु ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। परमाणु विद्युत घरों में इसका उपयोग होता है और नाभिकीय ऊर्जा में भी उपयोग होता है। तो यूरेनियम जो है नाभिकीय विघटन के बाद अंततः जो है यूरेनियम से सीसा प्राप्त होता है, लेड। तो इसका जो है सबसे अंततम धातु होती है जो यूरेनियम की नाभिकीय विघटन के बाद सीसा धातु बचती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो देखिए जो ध्वनि होती है वातावरणीय ध्वनि, उसको नापने की जो इकाई होती है डेसिबल। तो डेसिबल में जो है ध्वनि का मापन किया जाता है। तो ध्वनि मापक यंत्र डेसिबल। अगले सवाल की ओर जाते हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है जंग रहित स्टील होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। तो जो ये महत्वपूर्ण रूप से किन किन धातुओं का जो है मिश्रण होता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल, ये जो 3 धातुएं हैं मिलकर जो है स्टेनलेस स्टील का निर्माण करती हैं और इसमें जंग नहीं लगता है कभी भी और काफ़ी मजबूत भी होती है। तो क्रोमियम, लोहा और निकल के जो है मिश्रण करने से जो है स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का एल्गी का अध्ययन किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। यह सवाल हम पहले भी लगता है किसी पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो यह आपका रिवीजन हो जाएगा। तो शैवालों के अध्ययन वाले विज्ञान को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो देखिए दूध से जो दही बनाने में सहायता करता है वह जीवाणु है बैक्टीरियम लैक्टिसिसाइड। तो देखिए जो दूध से दही बनाने में जो जीवाणु सहायक होता है उसका नाम है लैक्टेरियम लैक्टिसिएसिडाई। बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई जो होता है ये ऐसा जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में सहायता करता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो देखिए मधुमेह का रोगी, शुगर का रोगी अगर हो जाता है, इसे ही शुगर रोग कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। जब पैंक्रियाज जो होता है आपका सही तरीके से काम करना बंद कर देता है तो मानव में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह नामक रोग जो है हो जाता है। तो मधुमेह के रोगी में के जो पेशाब होता है उसमें जो है शुगर, शर्करा जिसे शक्कर कहते हैं, उसकी अधिकता अधिक होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है किस नियम पर आधार बनाए हैं? तो देखिए जो स्वचालित ब्रेक जो है किस नियम के आधार पर बने हैं? तो देखिए पास्कल का नियम है, उसके आधार पर जो है हाइड्रोलिक ब्रेक का निर्माण हुआ है। या स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का नियम जो काम करता है, स्वचालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक पे जो नियम काम करता है उस नियम का नाम है पार्केल का नियम। देखिए पार्केल नहीं होना चाहिए, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम पर ही स्वचालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए डीएनए जो है संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कार्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कार्नबर्ग ने। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बेल आइकन होता है, घंटे का बटन होता है, उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।